दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। हमारा यूट्यूब चैनल रितेश एलआईसी एडवाइज़र आपके खुशहाल, सफल, उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना करता है और इसी के साथ जादुई डायरी का तीसरा भाग आज देने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे अपनी पुरानी वीडियोस में मिले हैं, उसी तरह से आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। और माँ सरस्वती से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बुद्धि विवेक के अनुसार जो मुझे ज्ञान है वह मुझे देने का प्रयास करे, ताकि अपने तहत आपको अच्छी से अच्छी जानकारी पहुँचाने का प्रयास करूँ। दोस्तों, मेरा यह प्रयास होता है कि एलआईसी रिलेटेड या आपके फ़ायदे से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। तो यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर फाइनेंस से संबंधित, एलआईसी योजनाओं से संबंधित तमाम जानकारियाँ मैं पोस्ट करता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लेने से भविष्य में आने वाली पोस्ट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसको सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। आप जैसे ही रितेश एलआईसी एडवाइज़र हमारे चैनल में आते हैं, यहाँ देखिए सब्सक्राइब की एक छोटी सी बटन बनी है, जैसे ही क्लिक करेंगे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, या फिर आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहाँ पर हमारे अगर कोई भी यूट्यूब चैनल देखे हैं, आपको अगर अच्छा लगता है आप यहाँ से लाइक कीजिए, आपको यह वीडियो अच्छी नहीं लगती है यहाँ से आप डिसलाइक कर दीजिए। यह डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है, इस डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में कभी कभी काफ़ी लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन लिंक्स के ज़रिए भी आप डायरेक्टली आप पहुँच सकते हैं। इसके बाद यह कमेंट बॉक्स होता है। आपको जो भी अनुभव हमारी वीडियोस को देख के लगते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को शेयर करें हमसे। चलिए अपने इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज की यह जो वीडियो है, इसकी शुरुआत में एक कहानी से शुरू करना चाहूँगा। यह कहानी है बंदरों की। तो हुआ यूँ कि बगीचे में कुछ बंदरों की टोली, आम का बगीचा था, उस बगीचे में जाकर आम को तोड़कर खा जाते थे, पत्तियों को बर्बाद करते थे। तो ऐसा देखकर जब वहाँ का जो रखवाला था, जो उस बगीचे की देखभाल करता था, जब वो आता तो डंडे से पीटता और ये बंदर भाग जाते। एक बार हुआ यूँ कि बंदरों ने प्रोग्राम किया कि यार हम लोग जहाँ भी जाते हैं, हमारी फल खाने की इच्छा होती है, तो जो उसका मालिक या जो रखवाला होता है वो आता है तो हमको मार कर भगा देता है। तो क्यों ना हम लोग अपना खुद का बगीचा बनाया जाए। तो ऐसा सोचकर बंदरों की टोली ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सारे बंदर इकट्ठा हो गए, इस प्रस्ताव को रखा गया और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। सभी ने माना कि नहीं भाई, अगर अपना बगीचा होगा, अगर अपने आम के पेड़ होंगे, अपने फल का अगर बागीचा होगा, तो उसमें हमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। हम जितना चाहेंगे खेलेंगे कूदेंगे और जितना चाहेंगे हम फलों को खाएंगे, हमें कोई मना नहीं करेगा। सर्वसम्मति से ये जब प्रस्ताव पास हो गया तो फिर अब बात आई कि भाई आम के पेड़ को कैसे लगाया जाए। तो बंदरों में अब ये हुआ कि भाई आम का पेड़ कैसे लगाया जाए, पता तो किसी को है नहीं। तो उसी में से एक बूढ़ा सा बंदर था, वो आया, कहा कि मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है कि ये जो मनुष्य होते हैं ये कैसे आम का बगीचा लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं। अब सारे बंदर खुश, सभी ने ताली बजाई, सभी ने उसका स्वागत किया, कहा कि भाई बहुत बड़ा समझदार बंदर है और ये अगर हम लोगों के साथ है तो हम लोगों को बगीचा लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसा सोचकर सभी बंदरों ने अब उस बुजुर्ग बंदर से पूछा कि बताओ भाई बगीचा कैसे लगाते हैं। कहा इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, एक काम करते हैं कि जो आम का फल खाकर जो उसका जो गुठली होता है, जो उसका बिया होता है, उसको लेकर आया जाए और उसको ज़मीन में खोद कर गाड़ देंगे तो फिर आम का पेड़ तैयार हो जाएगा। बंदर बड़े खुश, कह रहे यार इसमें करना क्या है, हम लोगों को तो पता ही नहीं था, सिर्फ इतना ही करना है, तो चलो चलते हैं। सभी के सभी ले आए, जितने आम की गुठलियाँ गिरी हुई थी उस बगीचे में, उसको बीन कर लेकर चले आए।
अब वो जो मीटिंग जहाँ हुई थी वहाँ पर सारे के सारे बंदर इकट्ठा हुई गुठलियों को लेकर। अब यह हुआ कि अब इन गुठलियों को गाड़ा कैसे जाएगा। सभी के सभी उस बुजुर्ग बंदर के पास पहुँचे तो उसने कहा कि मैंने मनुष्यों को देखा हुआ है, वो एक हथियार लिए होते हैं, उस हथियार से ज़मीन को खोदते हैं और उसके अंदर इस बीज को गाड़ देते हैं। तो हुआ ये कि भाई अब हथियार कहाँ से लाया जाए। तो जो आम की टहनियाँ गिरी हुई थी उसमें से जो मजबूत टहनी थी उसी से खोदने का प्रयास किए। ज़मीन खुद गई। ज़मीन खुदने के बाद अब उसके अंदर कहा गया कि भाई इस ज़मीन के अंदर इस बीज को डाल दो। तो सभी के सभी ने ज़मीन में बीज डाल दिया। अब उसके बाद बैठ गए पेड़ के नीचे, लगे इंतज़ार करने। 2 घंटा 3 घंटा हुआ, भाई अभी तो कुछ हुआ नहीं। अब बंदर बड़े परेशान कि भाई आम का पेड़ कैसे होगा। सभी अब बुजुर्ग बंदर के पास पहुँचे, कहे कि अरे यार ऐसे नहीं होगा। वो सब करते क्या है ना कि उसके अंदर जो है पानी डालते हैं, जो पानी डालेंगे फिर वो आम का पेड़ तैयार होगा। अब क्या है कि सब कहे कि भाई अब पानी कहाँ से लाया जाए। तो अब इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि अब जो आम के जो बीज हैं ये तो सब बेकार हो गए, अब इन आम के बीजों को नदी के किनारे लगाया जाएगा। तो सभी ने, कुछ ने तो ऊपर से जो गुठलियाँ और गिरी हुई थी उसको बीना, और कुछ ने क्या किया कि जो गाड़े थे अब उसको खोद कर निकाल कर चल दिए नदी के किनारे। ओवरऑल फिर से जो है खोदना स्टार्ट किए और ज़मीन को खोदने के बाद गुठली डाल दिए और अपने हाथ की अजली में करके पानी ले आकर उसमें डालना चालू कर दिए। फिर बैठ गए। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा हुआ। अब बंदरों से बर्दाश्त नहीं हुआ, गए अपने बीज के पास, देखे इसके अंदर से तो कोई पेड़ नहीं निकला। अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने खोद कर उसको निकाला, निकाल कर देखा, कहीं अरे इसमें से तो कुछ निकला ही नहीं, ये तो जैसे का तैसे है। उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और डाल लेते हैं। ज़मीन को खोद कर फिर से डाल दिया। फिर गए पानी ले आए उसके अंदर डाल दिए। फिर 2 घंटे 3 घंटे बीते, उसके बाद अभी तो पेड़ नहीं निकला। फिर खोदे, फिर निकाले, देखे अरे इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब सभी के सभी बुजुर्ग बंदर के पास पहुंचे। बुजुर्ग बंदर ने अपना सर खुजलाया और कहा मैंने तो देखा है भाई ये लोग इसी तरह से भाई पेड़ उगाते हैं। चलो फिर गए लोग, जितने बंदर थे सारे के सारे बंदर पहुंचे नदी के किनारे, बीज को डाल दिया। बेचारे बंदर रात भर इंतजार किए, सुबह हुई अभी भी पेड़ नहीं निकला। अंत में थक हार कर उन्होंने कहा कि ये लगता है कि ये पेड़ होगा नहीं। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है। इसके पीछे स्टोरी ये है कि सबसे पहले जब हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो उसके रिजल्ट तत्काल नहीं आते। आप किसी भी कार्य को शुरू कर लीजिए, उसको रिजल्ट आने में समय लगता है और उस कार्य को सतत करना पड़ता है, आपको मेहनत सतत करनी पड़ती है। आपने अगर कोई व्यवसाय शुरू किया है, कोई धंधा अगर आपने शुरू किया है और हर दूसरे दिन अगर आप उसको आंकना शुरू करेंगे तो फिर उस धंधे के बेनिफिट आपको समझ में नहीं आएंगे। वो लॉन्ग टर्म का समय होता है, लॉन्ग टर्म उसमें लगता है, लॉन्ग टर्म में आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं। ठीक इसी तरह से बचत भी है, धीरे धीरे सतत रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब अपने इच्छाओं का त्याग करते हैं तब जाकर आप एक पूंजी को इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों अपनी बात को बहुत आगे न बढ़ाते हुए इसी जगह से मेन मुद्दे पर आता हूँ, जादुई डायरी के इस पार्ट में। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की हुई थी कि अपनी जो ज़रूरतें हैं या अपने जो सपने हैं उनको पूरे करने के लिए हम क्या करें। लेकिन एक होता है सपना और दूसरा होता है ज़रूरत। सपना मतलब आप इच्छा कह लीजिए और ज़रूरत मतलब आप अपनी जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप चाहें न चाहें वो आपको करना ही करना है। ये 2 चीज़ें होती हैं। आप चाहें एक अच्छे घर में रह सकते हैं, एक बड़ा घर बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है तो आप 2 रूम के कमरे में भी गुजारा कर सकते हैं। आपकी चाहत है
कि आप बड़ी गाड़ी से घूमें, लेकिन आपकी ज़रूरत है कि अगर मोटरसाइकिल है तो ही आपका काम हो सकता है। आपकी चाहत है कि आप पैसे न होते हुए भी आप टीवी, फ्रिज और भी भौतिक सुख सुविधा के जो साधन हैं उनको मार्केट से उठाकर लेके आएं। लेकिन आपकी ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। फैसला आपको करना है और उस फैसले को इस समझदारी से करें कि आने वाले समय में आप अपनी जो सभी ज़रूरतें हैं, जो सभी आवश्यकताएं हैं और जितनी हो सकती हैं आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। मेरा ऐसा कहना नहीं है कि आप सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करते हुए ही अपनी ज़िंदगी को बिताइए, लेकिन हाँ, ज़रूरतें ज़रूर पूरी हों और जो इच्छाएं हैं उसको भी आप अपनी पूरी करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि यह जो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन आपके साथ होगी वह आपके लिए अच्छी होगी, आपके बच्चों के लिए अच्छी होगी, आपके भविष्य के लिए अच्छी होगी। इसी से मैं एक चीज़ और कहता हूँ, आपके द्वारा जो आज फैसला करेंगे आप, वही आपके आने वाले भविष्य का निर्माण करेगा। तो क्या आपने अपनी ज़रूरतों को ध्यान दिया है? आपकी ज़रूरतें क्या हैं? ऐसी ज़रूरतें जिनको आप चाहें या न चाहें, वो एक न एक दिन आपके सामने आकर खड़ी जरूर होंगी। उस ज़रूरत में क्या है? सबसे पहली ज़रूरत है मेडिकल संबंधित आवश्यकता। ये कब आएगी, कहाँ आएगी, कितना आएगी, इसको कोई नहीं जानता है। इसका डिस्कशन मैंने पहले वीडियो में जो मैंने जादुई डायरी दी हुई है उसमें मैंने किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को पहले देखिए। मुझे ऐसा लग सकता है आपको कि यह जो वीडियो जादुई डायरी चल रही है थोड़ी बोरिंग हो सकती है ज़रूर, लेकिन अगर आप इसको गहराई से अगर आप देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह इकोनॉमिकल सिचुएशन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। यदि कोई व्यक्ति इसको अपनाता है तो निश्चित रूप से वह अपनी लाइफ में साउंड रहेगा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी, और यदि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम उसके सामने आती भी है तो वह उसको हैंडल कर सकता है। अगर आपने जादुई डायरी को बनाया, उसको फॉलो किया, तो साल, 1.5 साल, 6 महीने के अंदर आपको एक अनुमान लग जाएगा कि प्रति वर्ष आपको मेडिकल संबंधित कितनी जरूरत पड़ रही है। यदि आपने प्रतिदिन बचत की आदत डाल दी तो आपके सामने इतने पैसे की व्यवस्था होनी शुरू हो जाएगी कि यदि अनचाहे रूप में मेडिकल संबंधित खर्च अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आप उसको फिर हैंडल कर सकते हैं। एक चीज़ और कहूँगा, आजकल तो बीमा कंपनियों में मेरी LIC और तमाम जो क्या बोलते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, वो मेडिकल के खर्चों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी और LIC जैसी जो संस्थाएं हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को दे रही हैं, जो अगर किसी के सामने बड़ी मेडिकल संबंधित खर्चे आ जाएं तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। हालांकि अभी उस दिशा में मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक, अगर मैं उस चीज़ पर अगर जाऊंगा तो यह वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और जो मूल चीज़ है, जिस वे में मैं ले जा रहा हूं, वो वे मुड़ जाएगा। तो ओवरऑल यह मेडिकल संबंधित जो खर्चे हैं ये कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कितना आएंगे, इसको कोई नहीं जानता है। देन इस खर्चे को ध्यान में रखकर आप अपनी बचत को करें, ताकि जो आपकी दूसरी ज़रूरतें हैं, जो दूसरी आवश्यकताएं हैं, उसमें प्रॉब्लम पैदा न हो। आगे, अगर बिटिया है हमारे भारतीय समाज में, सबसे बड़ी टेंशन अगर कह ली जाए या सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी कह ली जाए तो हर माँ बाप के सामने बच्चियों की शादी की होती है। हर इंसान यह चाहता है कि आज हम अपने बच्चों को जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में पाल रहे हैं, जब हम अपनी बिटिया का विवाह करें तो वह मुझसे अच्छे घर में जाए, मुझसे अच्छा परिवार हो, आर्थिक व्यवस्थाएं उसकी अच्छी हों, सामाजिक व्यवस्थाएं उसकी अच्छी हों, व्यवहार उनका अच्छा हो। तो हर परिवेश में
हर माता पिता यह चाहता है कि बच्चों का विवाह अच्छे परिवेश में अच्छे तरीके से वो कर सके। लेकिन एक बात इतनी ही सच्ची और भी है, अगर हाथी है तो हाथी जैसे, और अगर चूहा है तो चूहा जैसे। शायद हो सकता है मेरे वाक्यांश आपको बुरे लगे, लेकिन एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उसको पकड़िएगा, शब्दों पर न जाइएगा। अगर पूंजीपति आदमी है तो वह अपने बच्ची की शादी उसी हिसाब से करेगा, और गरीब आदमी है तो भी वह उसी हिसाब से करेगा। लेकिन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको शादी की व्यवस्था करने में एक इकोनॉमिकल समस्या आती ही आती है। क्यों? क्योंकि जो जैसा है उस हिसाब से वो अपनी शादी की प्रोग्रामिंग करता है, अपने बच्चों की विवाह की प्रोग्रामिंग करता है। तो इसकी व्यवस्था भी बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक बहुत बड़ी टेंशन माता पिता के सामने होती है कि मेरे जो बच्चे हैं उनकी जूनियर क्लासेस की एजुकेशन, हाई स्कूल इंटर तक की एजुकेशन हर माता पिता लगभग करा लेता है, लेकिन जब बच्चों की हायर एजुकेशन की बात आती है तो वहां पर आकर इंसान फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे सामने आएगी। तो इसकी यह भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। इस व्यवस्था को भी आपको बना के रखना होगा, इसको भी ध्यान में रख के करना होगा, अपनी बचत को, अपनी सेविंग को। इसके बाद अपनी जिंदगी तो आप जैसे तैसे जी लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में आप काम कर रहे हैं। जब आपकी रिटायरमेंट की एज आती है, उस एज तक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में और अन्य सभी ज़रूरतों को पूरा करने में आप खुद के लिए कुछ नहीं रख पाते, और दिन बुढ़ापे में समस्या हो जाती है। तो इस व्यवस्था को भी ध्यान में रखना होगा। यह एक ऐसी ज़रूरतें हैं जो मुझे लगता है कि इन ज़रूरतों को पूरा करना हर इंसान की चाहत तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक गोल ज़रूर होता है कि मुझको ये चीज़ करना ही करना है, आप चाहें या ना चाहें। आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। दोस्त, सबसे पहला चीज़ मैं चर्चा करना चाहूँगा कि अगर बच्चों की शादी विवाह करनी है दिन क्या खर्च होगा। तो इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से हमारे भारतीय जो समाज है, इस भारतीय समाज में इसका जो खर्च है ना, खर्च थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक कहा जाए, सिर्फ एक स्लाइड के अंदर मैं आपको हर चीज़ को, हर लोगों के उसको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं तरीका बता रहा हूँ। आप चाहें तो उसको अपने ऊपर फॉलो करके आप वो कैलकुलेशन को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये सोचें कि यदि आज की डेट में आपके परिवार में अगर कोई शादी हो, किसी बिटिया की शादी अगर करनी हो, तो उस विवाह में क्या खर्च होगा। मान लेते हैं 5 लाख रुपए। आज अगर देखा जाए तो बच्चे की जो शादी है वो मान लीजिए 5 लाख रुपए में हो रही है, तो आज के बाद जो समय है विवाह करने का, वो समय कितना है, टर्म कितना है, कितना टाइमिंग आपके पास है। मान लीजिए अगर आज बच्ची 3 साल की है तो 18 और 3 21, आज 20 21, 18 19 20 21 में ही लगभग शादियां हो रही हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 21 में शादी करनी है तो भी 3 साल की बच्ची है, तो 18 साल का समय अपने पास है। मित्र, एक बात और बताइए, जो शादी आज की डेट में 5 लाख रुपए में हो रही है, दिन क्या लगता है कि 18 साल बाद भी वो शादी 5 लाख रुपए में होगी। तो मित्र, यदि आज आप 5 लाख रुपए की व्यवस्था बना रहे हैं कि 5 लाख रुपए में हम शादी कर लेंगे और इस व्यवस्था के तहत है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिस समय हमें अपनी बच्ची की शादी करनी होगी उस समय हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो फेल कर जाएगी। इन्फ्लेशन को हर परिवेश में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। महंगाई एक ऐसी चीज है कि यह महंगाई आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी, घटने वाली तो नहीं है। देन आइए एक अनुमान के आधार पर मैं बात करता हूं। मेरा ऐसा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, गारंटी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन अपना ऐसा मानना है कि कम से कम भी अगर कैलकुलेशन करना है तो जो आप व्यवस्था बना रहे हैं उसको 5 साल में डबल कर दीजिए, अगले 5 साल में ट्रिपल कर दीजिए, खासतौर से शादी विवाह के लिए। तो 18 साल के बाद क्या खर्च होगा, अगर इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हैं
तो जो शादी आज की डेट में 5 लाख रुपए में हो रही है, देन वही शादी कम से कम आज के 18 साल के पश्चात वही शादी लगभग 15 लाख रुपए या उससे ज़्यादा में होगी। तो फिर मित्र, अब अगर हमको 18 लाख की व्यवस्था बनानी है तो हम इस पैसे को ये मानकर चलते हैं कि अगर हम इसको कहीं भी रखते हैं तो वहाँ से कुछ ब्याज भी अपने को मिलेगा। देन अपने पास कम से कम ये मान के चलें कि हमको 10 लाख रुपए की व्यवस्था बनानी होगी अगले 18 साल में। यानी प्रति माह हमको कितना जमा करना होगा? तो 18 साल में 216 महीने होंगे। तो इन 216 महीनों में यदि आप प्रति माह बचाते हैं तो 4,630 रुपये बचाएं तो आपकी जो मूलधन इकट्ठा होगी वो 10 लाख रुपए होगी। और आई होप सो अगर 10 लाख रुपए 216 महीनों में अगर आप बचाते हैं तो उसके ब्याज लेते देते आपके नियर अबाउट 18 लाख रुपए आपके हाथ में होंगे। अगर 15-15 दिन पर बचत करते हैं तो 2,315 रुपये हर 15वें दिन आप जमा करें, देन तो भी आप इस पैसे की व्यवस्था बना लेंगे। या अगर आपकी डेली इनकम है देन 154 रुपये बचाइए। आप 18 साल में अपनी बिटिया की शादी के लिए आप पैसे की व्यवस्था से साउंड रहेंगे। अब एक बात और आती है, मान लीजिए हमने ये पैसा बचाना तो शुरू कर दिया, अब घर में तो नहीं रह सकते, 18 साल रखना है, तो इस पैसे को हम कहाँ रखें? तो मेरी अपनी राय है, आप बैंकों में पैसे जमा कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, या तो फिर LIC में करें। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा, आप कहीं भी कीजिए, इच्छा है आपकी है, लेकिन मित्र एक बात तो और बताइए, आज अगर गार्जियन है, जमा करने वाला है, तो 154 रुपये प्रतिदिन या 2,315 रुपये हर 15 दिन पर या 4,330 रुपये प्रति माह वो बचा रहा है। लेकिन 18 साल पूरा होने से पहले इन केस मालिक न करे, लेकिन उस बच्ची का जो गार्जियन, जो जमा करने वाला व्यक्ति है, अगर वो नहीं रहा, देन उस कंडीशन में बच्चे की शादी की व्यवस्था कैसे होगी? तो मेरा तो अपना यह मानना है कि अगर बच्ची की शादी विवाह के लिए व्यवस्था करनी है तो फिर आप यह व्यवस्था LIC के माध्यम से करें, वह आपके लिए अच्छा होगा। 154 रुपये प्रतिदिन बचाइए। आप किसी अच्छे एडवाइजर से या मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं हमारे WhatsApp के नंबर पर या फिर कॉल करके। तो आप यदि LIC में बचत करते हैं तो वह आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए समस्या का कारण नहीं होगा। आप आराम से अपनी बचत को कर लेंगे और एक अनिवार्य बचत कर लेंगे। तो इस हिसाब से आप बच्चे की शादी की विवाह की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों की शिक्षा में क्या खर्च होगा? मित्र, यह तो एक कहा जाए ना, अगर मैं इस पर बात करूं तो पूरा दिन में बात कर सकता हूं, लेकिन खैर मैं उस डीपली पॉइंट के ऊपर नहीं जाता हूं। मैं शॉर्ट में ही इस चीज़ को बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, अब शिक्षा की बात आती है तो हायर एजुकेशन में जो खर्चे हैं वो अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग आते हैं। कोई इंजीनियरिंग कराना चाहता है, कोई चाहता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जाए, कोई चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो तो आर्किटेक्ट बने, कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर ले, कोई चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा एडवोकेट बनेगा, कोई चाहता है मेरा बच्चा IPS अधिकारी बनेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा। तो जो भी आप कोर्स कराना चाह रहे हैं बच्चे को, तो आप उसको फिर आज की डेट में बैठिए और बैठकर इसको सोचिए कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी शिक्षा में क्या खर्च होगा। यहाँ एक गलती हो गई है, आप इसके लिए हमको क्षमा करेंगे। यहाँ पर शिक्षा होना चाहिए, लेकिन मैंने विवाह लिख दिया है। पिछली वीडियो को, पिछला जो स्लाइड था उसको कॉपी करके लिखा हूँ, तो आप इसके लिए क्षमा करिएगा। तो आज की डेट में उसमें क्या खर्च आएगा, नियम मैं बता दे रहा हूँ। आप उस खर्च को कैलकुलेशन कीजिए, पता कीजिए, और पता करके फिर आप इस कैलकुलेशन को देखिए और उस हिसाब से आप अपने आप को, अपनी बचत को अगर मेंटेन करते हैं, देन फिर आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता। देखिए दोस्तों, आज की डेट में अगर शिक्षा की व्यवस्था में मान लीजिए 5 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं,
और यह जो खर्च है यह मान लीजिए 18 साल के बाद आपको करना है या 15 साल के बाद करना है, जो भी समय है। मैं एक नियम बस बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप इस कैलकुलेशन को करके देखें, आपको एक क्लियर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने, आपकी आंख के सामने आ जाएंगी। मान लेते हैं 18 साल के बाद आपको एजुकेशन की व्यवस्था करनी है, तो सेम वही है, 18 साल बाद आपको क्या खर्च होगा। तो देखिए है क्या, जो एजुकेशन के खर्चे को अगर आप सर्च करेंगे ना, आप नेट पर जाइए, खर्चे को देखिए, आज के 15 साल 20 साल के बाद क्या हो रहा था, तो आज के 18-20 साल बाद क्या खर्च होगा। तो मुझे जो लगता है कि एजुकेशन की जो इन्फ्लेशन है, एजुकेशन में जो महंगाई है, वो प्रतिवर्ष करीबन 17 से 17.5% की ग्रोथ हो जाती है। ये मेरा गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है। फिर भी अगर मिनिमम देखा जाए तो जो आज की डेट में अगर मैं उसको पकड़ूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आज की डेट में 5 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं, तो आज के 18 साल के बाद कम से कम 20 लाख रुपए, ये जो 5 लाख रुपए वाली पढ़ाई है, ये 20 लाख में पहुंच जाएगी। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी स्वेच्छानुसार, बट मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20 लाख रुपए आपको लगेंगे ही लगेंगे। अब देखिए इसके लिए बचत कितना करना होगा। तो अगर 13 लाख रुपए की बचत हम कर लेते हैं, तो 6,019 रुपए प्रति माह अगर हम बचाएं, तो बच्चे के एजुकेशन के लिए हम व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बैंक के ब्याज को भी ऐड किया है कि अगर प्रति माह आप बचा रहे हैं, तो आपके पास जो ब्याज बैंक देती है या LIC से जो बोनस वगैरह आपको मिलते हैं, वो सब कैलकुलेशन लेकर नियर अबाउट आपको 20 लाख रुपए की व्यवस्था आपके पास हो जाएगी। 3,013 रुपये अर्धमासिक आप बचाइए, या तो फिर 200 रुपये प्रतिदिन। आप बच्चे की एजुकेशन से निश्चिंत रहेंगे, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। सेम यही है मित्र, आप ये बचत बैंक में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, या फिर LIC में करें। देखिए मैं इन चीज़ों का नाम क्यों ले रहा हूँ, देखिए ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, आपका मत मुझसे भिन्न हो सकता है, मैं उसमें ऐतराज़ नहीं करता, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि जब भी हम पैसे को जमा करें तो हम ऐसी जगह जमा करें कि हमारे पैसे सिक्योर्ड हों। अगर हमारी इस वीडियोस को, जो ये सीरीज हमारी चल रही है एन आइडिया सर जी, अपना लीजिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देख रहे होंगे, तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी आपके सामने कि जो आपका पैसा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हल्का सा भी मिस होता है तो फिर आप भविष्य में कितना बड़े माइनस होते हैं, इसको आप सोच सकते हैं। तो कम से कम जो हम पैसे जमा कर रहे हैं वो पैसा डिस्टर्ब तो नहीं होना चाहिए। हम ऐसी जगह तो पैसे को इन्वेस्ट न करें जहां से आने वाले समय में हमारे पैसे डिस्टर्ब हो जाएं, हमने जो जमा किया वो मूलधन भी हमको ना मिले। तो यदि अगर ऐसा होता है तो फिर आप कितनी बड़ी समस्या में फंसते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं राय ये देता हूं कि या तो आप बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, या तो पोस्ट ऑफिस में कीजिए, या तो फिर LIC में कर लीजिए। LIC में क्यों? LIC में मित्र इसलिए कि आज की डेट में हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं पैसे को, मैं पैसे को जमा तो कर रहा हूं, लेकिन कल की डेट में अगर मेरे साथ कुछ हो गया देन क्या होगा। बच्चे की एजुकेशन, आज तो हम बच्चे से कहते हैं कि बेटा पढ़ो, तो जितना पढ़ेगा मैं तेरे को उतना पढ़ाऊंगा। कल की डेट में यदि मैं नहीं रहा तो उसके सपने का क्या होगा, जो सपना मैंने उसको दिया है। मित्र एक बात और कहूं, हालांकि ये सारी टॉपिकें ऐसी हैं, इस पर अगर डिस्कशन करने बैठूं तो मैं पूरा दिन डिस्कशन कर सकता हूं। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, जिस बच्चे का पिता नहीं होता है ना, वो बच्चा फिर पढ़ाई की नहीं सोचता, वो बच्चा फिर कमाई की सोचता है। तो आप जो बचत कर रहे हैं, आप जो सेविंग कर रहे हैं, उसके भविष्य के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल की डेट में अगर आप नहीं होते हैं तो आपके बच्चे की जो एजुकेशन है वो डिस्टर्ब हो। आप इस हिसाब से प्लानिंग कीजिए कि आप रहें तो भी बच्चे की शिक्षा पूरी हो, आप कल को अगर नहीं रहते हैं देन उस कंडीशन में भी बच्चे की शिक्षा पूरी हो, बट शिक्षा पूरी होनी चाहिए। इस बात पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि मित्र आप यार LIC कराने को बोलते हैं, क्या बच्चे के लिए बचाने की जरूरत है, अब तो बैंक भी सपोर्ट कर रही है। मित्र मेरा एक चीज कहना है, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है ना, तो एक चीज कहूंगा, हायर एजुकेशन करने वाले जो शिक्षण संस्थान है, आप वहां जाकर पता कर लीजिए।
हाई स्कूल और इंटर का फेलवर बच्चा सुसाइड कम करते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन करने वाले बच्चे सुसाइड ज़्यादा करते हैं अगर वो फेलवर हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता जरूर होता है कि मेरा परिवार मेरे को पढ़ाने के लिए, मेरे को योग्य बनाने के लिए वो कितने कर्जे में है। वो ये सोचता है कि मैं किस तरह से अपने परिवार का, अपने माता पिता को फेस करूंगा। तो मित्र, एक चीज कहूंगा ना, अगर आपके दिमाग में अगर एक बात है कि चलो मैं अपने बच्चे की शिक्षा बैंक से लोन लेकर मैं पूरा करूंगा, दिन शायद आप बच्चे की शिक्षा की बजाय कुछ और चीज़ की भी व्यवस्था कर रहे हैं। मेरी तो राय यही है कि आप उसकी एजुकेशन की व्यवस्था आज से कीजिए, टुडे से कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, जितना है उतना से कीजिए, लेकिन खुद से कीजिए। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। रिटायरमेंट प्लानिंग, उसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उसके लिंक को मैं नीचे आपको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो डिटेल में मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्त, एक चीज़ और कहूँगा, इन चीज़ों की बचत हम कैसे करें, इसके लिए एक छोटी सी जो पुरानी घटना है ना, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए मित्र, हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे भारतीय समाज में पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है। जो घर में भोजन बनता है, तो घर में जब भोजन बड़े सफाई के साथ बनाया जाता है, सब कुछ साफ सुथरा करके, और भोजन बन जाने के बाद सबसे पहले उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। ठीक है, अनाज का वही चावल, दाल, रोटी और सब्जी निकालते हैं और ठाकुर जी को भोग के रूप में लगाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में फिर ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। इसके पीछे मान्यता होती है कि जब हम भोजन को भगवान को चढ़ाते हैं, जो साफ होता है, तो उससे क्या होता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, और वो सुख समृद्धि की हमारे घर में बौछार करते हैं। फिर क्या होता है, दूसरा परिवेश को आप ध्यान दीजिएगा, जब हम और आप भोजन कर लेते हैं, तो हम आप भोजन कर लेने के बाद जो बचता है उसको ले जाकर गाय गोरू को डाल देते हैं। लेकिन भोजन वही है, एक है खाना खाने से पहले, खुद को खाने से पहले भोग लगाना, और खुद के खाने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं जूठा। अब जूठा के पीछे मान्यता कुछ ऐसी नहीं है कि हम जूठा अगर उठाकर गाय गोरू को खिला देंगे, गाय को दे देंगे, गऊ को दे देंगे, तो उससे कुछ हमको सुख समृद्धि मिलेगा। नहीं, वो जूठा है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो बच गया वो दे दो। अब देखिए, इकोनॉमिकल कंडीशन से मैं इसको जोड़कर थोड़ा सा देखता हूँ। मित्र, है क्या, हमको बच्ची की शादी करनी है, अपने बच्चे को एजुकेशन देना है, रिटायरमेंट जैसे पवित्र चीज़ों की व्यवस्था करनी है, और हम करते क्या है, सबसे पहले कमाओ, कमाने के बाद खाओ, और खाने के बाद जो बचे उसको बचाओ, यानी जूठा बचा रहे हैं। तो मित्र, जब तक आप जूठा बचाएंगे ना, तब तक जो भविष्य है वो भी जूठे जैसा होगा। हो सकता है मैं गलत हूं, और गलत हूं तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरा जो विचार है मैं उसको आपसे शेयर कर रहा हूं। तो है क्या कि आदमी को अगर बचाना है, तो मैं तो समझता हूं कि ठाकुर जी को जैसे भोग लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह से आप बचत करो। एक चीज और कहूंगा, आपने कभी किसी दिन 5,000 रुपये कमाया होगा, तो किसी दिन 200 रुपये भी पाया होगा। तो जिस दिन 5,000 रुपये कमा कर आप घर लाए होंगे, वो 5,000 रुपये भी कम लगे होंगे, और जिस दिन 200 रुपये लेकर आए होंगे, उस दिन 200 रुपये में भी काम चला होगा। तो सबसे पहले मेरा कहना क्या है कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, जो बच्चों के भविष्य के लिए आप व्यवस्था बना रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप जब कमाई लेकर निकले हैं अपने घर के लिए, तो उस पैसे को सबसे पहले अलग लगा दीजिए, निकाल दीजिए। और जब अलग आप निकाल देते हैं, देन वो जो पैसा जो आपका शेष बच रहा है, उससे आप कमाइए, उससे आप, या यूं कहें कि उसको आप अपनी कमाई समझिए, उससे खर्च जो है वो कीजिए, और खर्च के बाद जो बचता है उसको आप डालिए अपने सपनों के लिए, कि इससे मैं अपने सपने पूरे करूंगा।
बट जो ज़रूरत है, ज़रूरत पूरा करने के लिए ठीक जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, उस तरह से आप अपनी ज़रूरतों के लिए बचत कीजिए। आपकी कोई भी ज़रूरत फेलवर नहीं होगी, ऐसा मेरा अपना खुद का मानना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरी जो वीडियो मैंने आपको अभी तक दी है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करें, मुझे खुशी होगी। अब ज़रूरत, इस चीज़ को तो मैंने बता ही दिया। ज़रूरत इस चीज़ की है कि सबसे पहले आप किसकी व्यवस्था करना चाहेंगे, गाड़ी की, मकान की, या अन्य कोई व्यवस्था, मेडिकल खर्चों की व्यवस्था, बच्चों के भविष्य की व्यवस्था पहले करना चाहेंगे, या खुद के रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए करना चाहेंगे। तो इसका उत्तर तो मैंने पिछले स्लाइड में ही दे दिया है। ओवरऑल आपने हमें अपना कीमती समय दिया दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आई एडवाइज़ यू, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप LIC की चीज़ों की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है riteshlic.wordpress.com, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यह हमारी मेल ID है LICminiofficeopen@gmail.com। तो हमारी मेल ID पर अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप भेज सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप का नंबर है। इस पर आप अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप के नंबर पर मैसेज लिख कर छोड़ दें, आपको जल्दी ही रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत ज़रूरी हो तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप मुझसे मेरी सोशल साइट्स पर, सोशल नेटवर्किंग जो साइट है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, अगर जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन सर्च मी ऑन google.co.in पर आप सर्च करें, उसमें लिख दें रितेश LIC एडवाइज़र, और लिखकर अगर आप सर्च करते हैं देन आप मुझे वहाँ से खोज सकते हैं। देखिए कैसे, आप इसमें बस ये गूगल सर्च इंजन है, इसमें जाइए, रितेश LIC एडवाइज़र लिखकर सर्च कर दीजिए। देखिए ये वर्डप्रेस का हमारा आ गया। इसके बाद ये मेरे कोई पोस्ट है उसको गूगल दे रहा है, या यूट्यूब का चैनल है हमारा। इस चैनल को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब का चैनल खुल रहा है एक नेक्स्ट साइड में। ये इमेज है हमारी। इसके बाद यह भी यूट्यूब का कोई पोस्ट है या कोई दूसरा व्यक्ति है, रितेश LIC एडवाइज़र इन दिल्ली। ये गूगल प्लस की कोई पोस्ट है। देखिए ये यहाँ पर फेसबुक पर हम हैं, रितेश लिंक्डइन पर हैं। इसी के बाद आपको हमारी फ़ोटो हर जगह मिल जाएगी। ये देखिए गूगल प्लस पर मैं हूँ। तो इस तरह से आप मुझे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यह रहा मेरा चैनल, आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए या यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, निश्चित रूप से आप मेरे दोस्त होंगे, यह मेरे सौभाग्य की बात है। दोस्तों लास्ट में थैंक यू वेरी मच। आपका समय कीमती है, आपने अपने कीमती समय से हमको समय निकाल कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।